चलिए बच्चों, चलिए इधर सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे। विल स्टार्ट। चलिए, ना प्लीज एवरीवन सी, कल अगर आपको याद है हम लोगों ने यस, ऑनलाइन वाले बच्चों डू ज्वाइन फास्ट, जल्दी से आ जाओ। यस, ऋषि, निहारिका, निकिता, साकेत, डू ज्वाइन फास्ट बेटा। चलिए बच्चों, यस, कंपटीशन एक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलिए चलिए बच्चों, सो विल स्टार्ट विद कंपटीशन एक्ट। अगर आपको याद है कल हम लोगों ने कंपटीशन एक्ट शुरू किया था। यस, रोशनी, सूरज, हर्षल, एवरीवन डू ज्वाइन फास्ट, जल्दी से आ जाओ बेटा। चलिए, सो विल स्टार्ट। लंच वगैरह हो गया क्या भाई? कहाँ हुआ खाना? और तूने, अच्छा सब, और तुमने कहाँ खाया? अंकित, कुणाल, भाई भूख तो लग रही होगी। अरे यार, वो टिफिन वाले से बात कर लो ना। चलिए, सो प्लीज हियर बच्चों, जैसा कि यू ऑल रिमेम्बर, कल हम लोगों ने कंपटीशन एक्ट शुरू कर दिया था। वी हैड बिगन विद कंपटीशन एक्ट। सो रादर हम लोग कंपटीशन एक्ट शुरू करने के पहले कल हम लोगों ने ये जाना कि यार एक्चुअली में कंपटीशन क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली कंपटीशन इट। तो क्या होता है भाई कंपटीशन? हाँ, क्या होता है कंपटीशन बच्चों? व्हाट एग्जैक्टली कंपटीशन इज? एग्जैक्टली मार्केट की एक स्थिति है। इट्स द सिचुएशन इन द मार्केट व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे वहां पे सेलर्स होते हैं। और ये सारे के सारे सेलर्स जो हैं, ऑल दी सेलर्स, व्हाट डू दे डू? दे कॉम्पीट विथ ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कॉम्पीट करते हैं। दे कॉम्पीट विथ ईच अदर। क्यों करते हैं कॉम्पीट? टू अट्रैक्ट बायर्स पेट्रोनेज। बायर की लॉयल्टी गेन करने के लिए, बायर की क्या गेन करने के लिए? बायर की निष्ठा पाने के लिए ये लोग क्या करते हैं बच्चों? ये लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। सो दिस सिचुएशन इज रेफर्ड एज कॉम्पिटिशन। अगर आपको याद है कल हमने कंपटीशन एक्ट का सेक्शन नंबर 1 देखा था। कंपटीशन एक्ट का जो लॉन्ग टाइटल है, जो कौन सा टाइटल है? लॉन्ग टाइटल है, वो तो काफी बड़ा है। याद है आप सबको? एन एक्ट टू एस्टैब्लिश अ कमीशन कंसीडरिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। याद है आप सबको? सो लॉन्ग टाइटल जो इस कानून का है दैट इज क्वाइट बिगर। बट सेक्शन 1 बोलता है कि यार टेंशन मत लो, तुम इस एक्ट को क्या बोल सकते हो? सेक्शन 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। यस और नो बच्चों? सेक्शन 1 बोलता है कि आप इस एक्ट को, डोंट वरी, यू कैन कॉल दिस एक्ट एज व्हाट बेटा? आप इस एक्ट को कंपटीशन एक्ट बुला सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये भी हमने पढ़ा था। नाउ प्लीज हियर, उसके बाद बच्चों अब एक्चुअली क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। मार्केट में कंपटीशन होने के चलते, यू ऑल नो, कल हमने बहुत सारी वी डिस्कस्ड ऑन मेनी इश्यूज विद रिगार्ड टू कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन के चलते द कंज्यूमर गेट्स मेनी बेनिफिट्स। वी एज अ कंज्यूमर, मैंने आपको बताया कि 4,000 की जीन्स यू कैन गेट इट फॉर 1,000 रुपीज। when you wish to have a car, you have so many choices, you get so many offers from every other dealer, हाँ या ना? फिर मैंने आपको बताया कि यस इसका, फिर मैंने आपको यह भी बताया कि कंपटीशन एक्ट के आने के पहले हमारे देश में क्या स्थिति थी। We also discussed the situation in our country prior to the enforcement of this act. हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लाइसेंस राज जैसा प्रॉब्लम था। और आपको पता है कि यू नो जब लाइसेंस राज था तो बहुत कम ही लोग बिजनेस शुरू कर सकते थे। और जो लोग बिजनेस शुरू कर सकते थे वो बिजनेस ज्यादा टाइम तक चला नहीं पाते थे। तो इसीलिए एक्चुअली उस टाइम पे जो रईस था वही रईस बनता था। और बच्चों इनफैक्ट अगर आप देखें, लाइक अभी जैसे जो मेरे
लाइक जो मेरी एज की जिन लोगों की शादी हो रही है, उनमें से बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, दे डू बिजनेस। लेकिन आप देख लो, मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पिताजी के सारे दोस्त सारे नौकरी में ही हैं। इनफैक्ट आपके पिताजी 10 साल आगे हैं, मतलब जो मेरे पिताजी की जनरेशन है उसमें 90% लोग क्या करते थे, जॉब ही करते थे, गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी जॉब, बट जॉब। बिजनेस बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए दुनिया भर की क्या थी, मारा मारी थी। और फिर सरकार ने एक और लॉ बना दिया, कौन सा, MRTP एक्ट 1969। इस एक्ट ने और कबाड़ा कर दिया जो बचा कुचा था। क्या कबाड़ा कर दिया इस एक्ट ने? इस एक्ट ने बच्चों जो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे जो एंटरप्राइजेस थी, इंक्लूडिंग टाटा, इंक्लूडिंग रिलायंस, जो भी उस समय पे मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे जो भी एंटरप्राइजेस थी, इसने क्या किया, इस नए लॉ ने उन सारे एंटरप्राइजेस के ऊपर बहुत सारी क्या लगा दी, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। सो MRTP एक्ट के अंदर, सुनिएगा ध्यान से, MRTP एक्ट के अंदर मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे अगर आप आ जाते थे तो आपकी कहानी खत्म। सो वंस यू रीच अंडर MRTP एक्ट, अगर आप मोनोपोलिस्टिक पोजीशन के ऊपर आ गए, इफ यू कम टू द लेवल ऑफ मोनोपोलिस्टिक पोजीशन, आपको क्या होगा, MRTP एक्ट आपके ऊपर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होगा, और सरकार आपकी हर एक गतिविधि के ऊपर क्या रखेगी, नजर रखेगी। सरकार मतलब MRTP कमीशन। जैसे कंपटीशन एक्ट के अंदर क्या है, कंपटीशन कमीशन है, वैसे MRTP एक्ट के अंदर क्या था, MRTP कमीशन। सो क्या हुआ बच्चों, तो आप सबको पता है, आप सबने सुना होगा 1991 में इंडिया का वो दौर आ गया था जब इंडिया के पास पेट्रोल खरीदने के लिए भी डॉलर्स नहीं थे। हम लोग अपना बैंक में, अपना रिजर्व बैंक के पास जो हमारे गोल्ड रिजर्व्स थे, उनको गिरवी रख के हम लोग क्या कर रहे थे, जो आज श्रीलंका कर रहा है सेम चीज हम कर रहे थे। मतलब इंडिया भी बैंक्रप्सी के दौर पे था, मुहाने में था, इतना पोटेंशियल होने के बावजूद। तो हम लोगों ने अपनी पॉलिसीज क्या की, चेंज की। हमने लोगों को अमीर बनने का मौका दिया, हमने लाइसेंस राज को क्या किया, खत्म किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, बिजनेस करें। हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, कौन से इन्वेस्टमेंट्स को बच्चों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को ओपन किया। हमने बहुत सारे सेक्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए क्लोज करके रखे थे, हमने सेक्टर्स को क्या किया, ओपन किया। और फिर जब हमको समझ में आया कि यार अब जब मार्केट क्या हो गया, जब इकोनॉमी चेंज हो गई, जब हालात चेंज हो गए, तो MRTP एक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम गधे हैं। हम मोनोपोलीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उस लड़की को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जो 60 में से 60 लड़कों में अकेली लड़की थी। तो गवर्नमेंट ने अपना फोकस चेंज किया, गवर्नमेंट ने MRTP एक्ट को खत्म किया, एंड द गवर्नमेंट लॉन्च न्यू लॉ, कौन सा, कंपटीशन एक्ट। और कंपटीशन एक्ट का मकसद ही था, क्या था बच्चों, कि मार्केट में फ्री कंपटीशन को क्या करा जाए, प्रमोट करा जाए। एक और, बट स्टिल मैं अभी तक आई हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूं आपको अभी तक ये बताने में कि कंपटीशन एक्ट को वास्तविक, मतलब कंपटीशन एक्ट एक्चुअली में क्या करता है, मुझे ये आपको एक्सप्लेन करना है। सो मैं अभी का जो डिस्कशन, आने वाले 15-20 मिनट का डिस्कशन है, मैं इसी चीज पे फोकस करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली कंपटीशन एक्ट डज, कंपटीशन एक्ट क्या करता है। सो नाउ, जैसे कि नाउ MRTP एक्ट के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर बच्चों, अंडर दी MRTP एक्ट, MRTP एक्ट के अंदर आप एक बार मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में आ गए तो आपकी हालत खराब हो जाती थी, आपके ऊपर सरकार क्या डालती थी, बहुत सारे। बट कंपटीशन एक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कई एंटरप्राइजेस हैं जो आज भी, इतना कंपटीशन होने के बावजूद कई एंटरप्राइजेस हैं जो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन पे हैं। अच्छा, हम लोग ये टर्म मोनोपोलिस्टिक पोजीशन, ये टर्म यूज नहीं करते, इसके बदले हम लोग कौन सी टर्म यूज करते हैं कंपटीशन एक्ट के अंदर, बेटा कौन सा शब्द यूज करते हैं हम कंपटीशन एक्ट के अंदर, डोमिनेंट पोजीशन। कौन सी पोजीशन यूज करते हैं हम, सो वी डोंट यूज मोनोपोलिस्टिक पोजीशन, हम यहां पे यूज करते हैं, यस, वी यूज द टर्म, हम टर्म यूज करते हैं डोमिनेंट पोजीशन। जैसे मैंने कल आपको बताया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन है, क्या डिसीजन है, इट इज द डिसीजन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट होंडा मोटर्स, कौन सी मोटर्स,
एज फार एज स्कूटर्स का मार्केट कंसर्न है, कौन सा मार्केट बच्चों? स्कूटर्स के मार्केट की अगर हम बात करें तो होंडा मोटर्स जो है इंडिया में कौन से पोजीशन पे है? इट इज एट द डोमिनेंट पोजीशन। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, आप अगर डोमिनेंट पोजीशन पे भी आ जाते हैं कंपटीशन एक्ट के अंदर, इवन इफ यू कम एट डोमिनेंट पोजीशन, हमको कोई प्रॉब्लम, वी डोंट हैव एन इश्यू। सिर्फ आपको क्या नहीं करना है, आप इस पोजीशन को क्या मत कीजिए, अब्यूज मत कीजिए, डोंट अब्यूज दिस पोजीशन। सो एज लॉन्ग एज यू डोंट अब्यूज द डोमिनेंट पोजीशन, बच्चों जब तक आप क्या ना करें, जब तक आप डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज ना करें, बच्चों गवर्नमेंट को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो कंपटीशन एक्ट का एक उद्देश्य यह भी है, कंपटीशन एक्ट का एक उद्देश्य यह भी है कि कंपटीशन एक्ट कहीं ना कहीं एंटरप्राइजेस को क्या करने से रोकती है, डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करने से रोकती है। नाउ एक मिनट, अब आप बोलेंगे कि सर कोई व्यक्ति अगर डोमिनेंट पोजीशन पे आ जावे, इफ सम एंटरप्राइज कम्स इनटू अ डोमिनेंट पोजीशन, सर वो क्या कर सकती है? अगर मैं डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाऊं तो डोमिनेंट पोजीशन को मैं अब्यूज कैसे कर सकता हूं? मैं अब्यूज कर सकता हूं किसके जरिए, किसके जरिए कर सकता हूं बच्चों? एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर सकता हूं मैं। एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जो कंपटीशन को नुकसान पहुंचाती है। आप समझिए, मेक दिस क्लियर कि जितना नुकसान कंपटीशन को होगा, जितना नुकसान किसको होगा, इनडायरेक्टली कंज्यूमर को नुकसान होगा। जितना नुकसान किसको होगा, कंपटीशन को होगा, आप ये मान के चलिए उतना ही नुकसान किसको होगा, कंज्यूमर को होगा। कंपटीशन और कंज्यूमर दोनों ही कनेक्टेड है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सो मान लीजिए होंडा मोटर्स, मैं होंडा मोटर्स का आपको केस बताता हूं। सो होंडा मोटर्स जब आया बच्चों, होंडा मोटर्स ने क्या किया, व्हाट होंडा मोटर्स डिड इज, अच्छा एक चीज और, कंपटीशन एक्ट के अंदर कंज्यूमर कौन है? कंपटीशन एक्ट के अंदर कंज्यूमर की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? मैं बोलता हूं कंपटीशन एक्ट कहीं ना कहीं कंज्यूमर के हितों की रक्षा करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, राइट? सो एग्जैक्टली कंपटीशन एक्ट के अंदर कंज्यूमर हम दोनों को मानते हैं। दुष्यंत जैन जो एक्चुअली पार्ले जी का बिस्किट खाता है, मैं भी कंज्यूमर हूं, और वो डीलर, वो होलसेलर, वो रिटेलर जिससे मैंने परचेस किया है, वो भी कंज्यूमर है। इज दैट क्लियर? ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है ना। और कंपटीशन एक्ट कंज्यूमर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, दोनों ही कंज्यूमर को। होंडा मोटर्स ने, व्हाट डिड होंडा मोटर्स डू, होंडा मोटर्स ने एक शर्त लगाई, अपने जितने भी डीलर्स हैं, होंडा मोटर्स ने सारे डीलर्स के अगेंस्ट क्या लगाई, एक शर्त लगाई, क्या? हाँ जी, समझो, ध्यान से देखिए। सो मैं ये कह रहा हूं, होंडा मोटर्स ने क्या किया, डीलर्स को एक शर्त लगाई, डीलर्स को एक कंडीशन दी। अब आप सबको पता है होंडा की डीलरशिप लेना कितना डिफिकल्ट है, 4-5 करोड़ रुपए का तो वो डिपॉजिट ले लेते हैं। अगर आपको पुणे में डीलरशिप चाहिए होंडा की, 4-5 करोड़ रुपए की वो क्या ले लेते हैं, डिपॉजिट। दुनिया भर की शर्तें हैं। उसके बाद बीच में उन्होंने एक शर्त निकाली, क्या शर्त निकाली? अच्छा, होंडा की सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी बिकती है? एवरीवन विल से कि एक्टिवा ही उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला है। मतलब प्रोडक्ट सारे अच्छे उनके, दे आर वेरी गुड, जापानीज कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, बट एक्टिवा हैज एन एज, एक्टिवा सबसे बेस्ट है, हाँ या ना? नाउ सो अब उन्होंने क्या निकाला, उसके बाद और कौन कौन सी गाड़ियां आती है उनकी, ट्विस्टर, यूनिकॉर्न अभी भी आती है, यूनिकॉर्न, स्प्लेंडर तो हीरो की ना, शाइन, 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 और कौन सी आती है, और भी कुछ तो आती होगी। सो अगर होंडा दिन में 100 गाड़ियां बेचता है, तो मैं आपको एक रफली बता दूं, 80 एक्टिवा बेचता है, 15 शाइन बेचता है,
दो या दो ऐसा कुछ बिकती होंगी, दो या एक ऐसा कुछ बिकता होगा। होंडा कंपनी, होंडा मोटर्स ने एक शर्त निकाली क्या, कि एक डीलर को महीने की हम 100 गाड़ियां देंगे। 100 गाड़ियां देंगे मतलब आपको 100 गाड़ियां बेचनी ही हैं, कोई चॉइस नहीं है। और जिसको पता है डीलरशिप का बिजनेस कैसे होता है, आपको मैं ये बता दूं कि आपको डायरेक्टली हर महीने की 1 तारीख को 100 गाड़ियों का आरटीजीएस आपको एडवांस में करना पड़ता है। दिस इज वेरी, डीलरशिप का बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट। वो गाड़ी बेच के तो वो लॉस में ही रहता है डीलर, वो सिर्फ किस में पैसे कमाता है, सर्विसिंग में। गाड़ी बेच के तो मतलब उसको इंटरेस्ट विंटरेस्ट इतना पे कर, तो उसने, होंडा ने कंडीशन क्या निकाली कि आपको महीने की 100 एक्टिवा मिलेगी बेचने के लिए, आपको 70 शाइन मिलेगी, 200 ट्विस्टर मिलेगी और 200 यूनिकॉर्न मिलेगी। अगर आपको मेरी डीलरशिप लेनी है तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपकी डीलरशिप क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। और मैं आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 5-5 करोड़, 2-2 करोड़, 1-1 करोड़ रुपए, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी टू सिटी, मैं आपका वो पैसा भी आपको वापस नहीं करूंगा। नाउ जस्ट टेल मी, 100 एक्टिवा आप बोल रहे हो, ये तो मैं आसानी से बेच लूंगा, हालांकि 100 भी नहीं बेच पाऊंगा, 80-90, चलो 100 बेच लूंगा। शाइन 70 बोल रहे हो, मैं 30 तो बेच लूंगा। ये दोनों 200-200 कैसे बेचूंगा? और होंडा ने क्लियरली बोला कि हर महीने की 1 तारीख को आपको एडवांस में ये सारी गाड़ियों का पैसा देना है, तभी हम डिस्पैच करेंगे। अगर आप बोलो कि नहीं मेरे को सिर्फ 100 एक्टिवा चाहिए, आपकी डीलरशिप पटाक कैंसिल। और बच्चों होंडा की इस पॉलिसी के चक्कर में, इस पॉलिसी के चक्कर में बहुत सारे लोग क्या हो गए, बहुत सारे डीलर्स परेशान हो गए। सारे डीलर्स ने मिलके अपना एक एसोसिएशन बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाटएवर, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाटएवर, कुछ भी बोलो, उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया। और एसोसिएशन बना के वो कहां चले गए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इससे हमारी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। 100 एक्टिवा बेचना बड़ा आसान है, बट 200 ट्विस्टर में कैसे बेचूं? 200 ट्विस्टर बेचना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं डीलर, मैं बोल रहा हूं, जो व्यक्ति कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स खरीदता है, कौन से पर्पस के लिए गुड्स खरीदता है, वो भी कंज्यूमर है। तो बच्चों कहना से वो परेशान हो गए थे इस पॉलिसी के चलते, और उनको लगता है कि ये जो है होंडा जो कर रही है, और एकदम ताक ताक पे कि देख जमता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा डीलर, दूसरा बंदा डीलरशिप लेने के लिए क्या है, दूसरा बंदा डीलरशिप लेने के लिए कंप्लीटली तैयार है। तेरे को जमता है कि नहीं, तू बता। क्या आपको नहीं लगता कि ये तुगलकी फरमान है, ये डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज है? डोंट यू फील सो बच्चों, क्या आपको नहीं लगता? ओए बच्चों, क्या आपको नहीं लग रहा है कि होंडा इज क्लियरली डोमिनेटिंग इट्स पोजीशन या अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंस? डोमिनेंट पोजीशन पे होना इज नॉट बैड, डोमिनेंट पोजीशन पे होना इज, बट उसको अब्यूज करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना उसके चलते इज बैड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ रुपीस का पेनल्टी लगाया था। बाद में इस डिसीजन को चैलेंज किया गया, चैलेंज करने पे 100 करोड़ की पेनल्टी कितने की हो गई, 10 करोड़ की। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला, वहां पे 4.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ी। प्लस होंडा से अंडरटेकिंग लिखवाएगी कि कभी भी आप दोबारा ऐसी शर्तें अपने डीलर्स के ऊपर ना लगाएं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि कंपटीशन एक्ट क्यों बना? कुछ आपको समझ में आया? एक और, मैं एक दो चीजें और बताऊंगा आपको। कई एंटरप्राइजेस हैं। अच्छा, अब आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो तो यू कैन डू एनीथिंग ना। सो अगर जैसे बच्चों, आई टॉक अबाउट इंदौर। आप में से कोई है इंदौर से? मानसी आने वाली है कि नहीं? ओके ओके ओके, इंदौर के पास में ही, ओके कोई प्रॉब्लम। इंदौर में मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। इंदौर में देयर इज सम मेटल वर्क। इंदौर में मेटल्स का काम काफी अच्छा होता है, स्पेशली आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कॉपर का काम काफी अच्छा होता है इंदौर में, तांबे का काम वहां से निकलता नहीं है, बट तांबे की ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है इंदौर में, ठीक है। इंदौर में ये जितने भी तांबे की ट्रेडिंग वाले हैं,
ठीक है, टोटल 20 लोग हैं, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, टोटल कितने लोग थे? 20 लोग इंदौर में जो थे तांबे की ट्रेडिंग करते थे, और ये तांबे की ट्रेडिंग कम से कम इनकी सेकेंड जनरेशन तांबे की ट्रेडिंग कर रही है, मतलब कम से कम ये पिछले 50 साल से कॉपर में ट्रेड करते थे, और सबका नेटवर्थ कम से कम कितने करोड़ रुपए का था? 20 के 20, कम से कम 100 200 करोड़ रुपए के मालिक बन के बैठे हुए थे। ठीक है, सो अमीर लोग थे बहुत। अब उसके बाद क्या हुआ, तो देयर इज अ प्रॉपर कॉपर मार्केट, इंदौर में कॉपर मार्केट था जहां पे ये 20 लोग सबसे स्ट्रांग थे, और छोटे मोटे प्लेयर थे, उनको कोई भाव देता नहीं था। अब क्या हुआ बच्चों, नाउ व्हाट हैड हैपेंड इज इंडियन अलॉयज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारे रायपुर की कंपनी है, छत्तीसगढ़ की कंपनी है। ठीक है, दिस कंपनी इज फ्रॉम रायपुर, और रायपुर में इनका अच्छा काम है, मतलब नॉट 100 करोड़ का नेटवर्क, बट 10-12 करोड़ का काम इनका होता है साल का, तो दे आर गुड पीपल। सो इवन दे वांटेड टू स्टार्ट, ये क्या करना चाहते थे, ये कॉपर का काम शुरू करना चाहते थे। कहां पे? दे वांटेड टू स्टार्ट कॉपर ट्रेडिंग, दे वांटेड टू, मतलब इस मार्केट में आना चाहते थे, और कॉपर का क्या करना चाहते थे, काम शुरू करना चाहते थे। जैसे ये न्यूज किसको पता चली, और ये एकदम हार्डकोर मारवाड़ी फैमिली है, जिस मार्केट में जाते हैं वहां पे ये अच्छा ही करते हैं, नॉट सो बिग बट दे डू गुड। तो जब ये उस मार्केट में गए, इंदौर के मार्केट में गए, तो ये 20 के जो 20 लोग थे, दे केम टुगेदर, ये लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, और वो जो कॉपर मार्केट था, वो क्या था, जो कॉपर मार्केट था, इंडियन अलॉयज वालों को 3 मंथ्स तक कॉपर मार्केट में एक दुकान नहीं मिली। कॉपर मार्केट छोड़ दो, उस मार्केट के 100 मीटर इधर 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 कहीं पे भी दे कुड नॉट गेट अ शॉप। क्यों? जितनी दुकान उस कॉपर मार्केट में खाली थी, वो सारी दुकान ये 20 लोगों ने मिलके क्या कर ली, लीज पे ले ली, खरीद ली, व्हाटएवर जो कर सकते थे वो कर लिए। प्लस आसपास के जितने भी लोग थे क्लियरली बोलते हैं कि तुम इनको अगर तुमने दुकान किराए पे दी तो हमसे संबंध खत्म हो जाएंगे। और छोटा शहर है, मतलब छोटा मतलब नॉट एज बिग एज पुणे, बट वहां पे संबंध की वैल्यू है, अनलाइक पुणे। तो बच्चों, ये इंडियन अलॉयज कंपनी वाला पागल हो गया, बोले ये इंदौर नहीं हो गया, पता नहीं ये तालिबान है कि क्या है। आई डोंट थिंक इट्स इंडिया। इंडिया में कहीं पे भी घर लेना, जमीन लेना, दुकान लेना कितना आसान है, आपको कहीं पे कुछ भी रेंट पे मिल जाता है। अभी मैं अपने वाइफ के घर पे गया था, आई वॉज देयर फॉर 3 days। तो मुझे अभी पता चला कि मेरी वाइफ, मतलब मेरी जो सासू माँ है, उनका एक लाइक शी हैज सम प्रॉपर्टीज, उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको वो रेंट पे देती है, मुझे पता ही था। तो मैंने पूछा कि उनके पास 4-5 घर हैं, तो मैंने पूछा कितने रुपए में रेंट पे तुम, तो शी सेज 300 रुपीज पर मंथ। मैं टेंशन में आ गया। यस, 300 रुपए प्रति महीने में, इट्स अ प्रॉपर 1 BHK अपार्टमेंट, नॉट अपार्टमेंट, इट्स एक एक कहा पुराने टाइप के 3 घर हैं। तो आदमी को टेंशन क्या, मैं तो सोचता हूँ कभी बिजनेस विजनेस ना चले, लाइफ में उदासी छा गई है, अब बस ऐसा है कि कुछ बचा नहीं है जिंदगी में, तो क्या करने का, हाँ, वहीं चले जाने का, बढ़िया गूगल पे से अपने पुणे में 4-5 फ्लैट है, तो रेंट आता रहेगा महीने का, और 300 रुपए में रहने का, तीन, अरे ऐसे 4 ले लेंगे रहने के लिए, क्या है। और वो बोल रही थी कि मेरे कुछ कॉम्पिटिटर्स है, उनका तो 500 में मिल जाएगा आपको, और 500 वाला इज मच बेटर। मैंने ठीक है, मैं 10,000 वाला लेता हूँ, 10,000 में क्या मिलेगा आप मेरे को बताओ। 10,000 में तो कोठी मिल जाएगी, अरे बंगलो नहीं रहे बाबा, कोठी मिलेगी 10,000 में। इट्स अ स्मॉल विलेज, इट्स अ स्मॉल विलेज इन मध्य प्रदेश। सो अगेन, तो बच्चों इंडियन अलॉयज को जगह नहीं मिली, मैं वही बोल रहा हूँ, इंडिया में इतने लोग अच्छे हैं बोल लो या जो बोल लो, आपको कभी भी जगह की प्रॉब्लम नहीं होती। आप पुणे आए हो, अभी पुणे में जगह मिलने में दिक्कत हो रही है, वो भी दिक्कत मतलब तुम्हारे साइड से दिक्कत है कि तुमको ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, बट जगह तो है। और 2-3 महीने में, 15 दिन में हर एक चीज क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, और फिर पुणे से प्यार हो जाएगा, फिर घर जाने की इच्छा नहीं करेगी। हाँ,
नहीं नहीं, और करने दीजिए यार, मतलब घर जाना, मैं हमेशा मानता हूं घर जाना एक बर्बादी का तरीका है। ठीक है, अगर अंबानी अपने घर पे ही रहता गुजरात में, तो मुकेश अंबानी की आटा चक्की होती और अनिल अंबानी पॉकेट मार होता। ठीक है, तुम तो दे मस्ट बी डूइंग, तो वो घर से बाहर निकले, दे लर्न, दे कॉन्कर्ड। और आज अडानी भी, अच्छा अडानी के बारे में कई लोग बोलते हैं कि वो शुरू से पैसे वाला, शुरू में गरीब था, नहीं, अडानी शुरू से पैसे वाला है, ही इज बॉर्न रिच, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड रिच। मतलब उसका नेटवर्थ ऑलरेडी 40-50 करोड़ का था, स्टिल ही केम टू मुंबई, उसने मुंबई में काम सीखा। मतलब कुछ था ना कि बाप के काम को आगे बढ़ाना है तो पहले हम कुछ सीखेंगे, देन ही कौन, फिर वो कहां से कहां पहुंच गया। सो एनीवे, बात मैं इंडियन अलॉयज की करूं तो इनको जगह नहीं मिली बच्चों। एंड देन मेरे एक फ्रेंड है, ही इज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, उनको ये पता चला कि ऐसा ऐसा कांड है। देन मेरे फ्रेंड जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या किया, केस फाइल किया। वो पहले तो पुलिस स्टेशन चले गए इंदौर अलाय वाले, तो पुलिस स्टेशन वाले बोलते हम केस क्या रजिस्टर करें, कहाँ मारपीट हुई है, नहीं आप किराए से लेने गए थे तो आपको किसने गाली दी क्या, नहीं उन्होंने मना कर दिया। ओके, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, कहाँ लगा चोट आपको, नहीं उनने मना कर दिया। फिर हम दूसरी जगह, अच्छा पुलिस वाला, फिर क्या हुआ, नहीं उनने मना कर दिया। अच्छा हुआ क्या है, मैं एफआईआर में क्या लिखूं, कि तुमको कोई जगह किराए पे नहीं दे रहा है, ये एफआईआर लिखूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन दिस मैन वेंट टू दिस, तो मतलब मुझे पता चला कि ये इंडियन के थ्रू एंड थ्रू, मेरे फ्रेंड के थ्रू कुछ तो मुझे पता चला। देन इंदौर में मेरे एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी पहचान के, मैंने उनको बताया ये मांजरा। एंड देन उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या किया, केस फाइल किया, और इन लोगों के ऊपर 5.5 लाख रुपए की क्या लगी, पेनल्टी लगी। कि ये लोग क्या कर रहे हैं, डू यू थिंक जो ये कर रहे हैं इससे कंपटीशन प्रमोट हो रहा है, कंपटीशन रुक रहा है? क्या नहीं, से जो ये लोग कर रहे थे, इन लोगों ने आपस में क्या बना लिया था, एक, इन लोगों ने आपस में दे हैड क्रिएटेड अ कार्टेल, और कार्टेल बना के दे वर नॉट लेटिंग एनी न्यू एंटरप्राइज कम इनटू द मार्केट। किसी नई एंटरप्राइज को वो मार्केट में एंट्री मारने नहीं दे रहे थे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, रिलीफ प्रोवाइड किया। वुड गिव यू वन मोर एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस लॉ। यूनाइटेड ब्रेवरी, पता है आपको ये कंपनी? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, किंगफिशर, द किंग ऑफ गुड टाइम्स, पता है क्या भाई? वो कहा गया, ये उतना वेट बढ़ा के आया भाई, ये किंगफिशर से तो नहीं बढ़ा वेट, इधर किंगफिशर, आई डोंट नो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, हेनकियन, एक और ये भी है ना बियर की ब्रांड है, हेनिकेन पता नहीं कुछ तो है। ठीक है, ये मुझे कुछ बियर की ब्रांड्स बताओगे, एक और है जो मुझे याद नहीं आ रही है, बडवाइजर मत बोलना, बीरा मत बोलना, इसके अलावा कुछ, कार्ल्सबर्ग, यस। अरे वो कहाँ गई, वो क्या नाम है उस बंदी का, अरे वो एक और, वो होशंगाबाद की जो थी, श्रुति कहाँ गई, कल आ रही है क्या वो, उसके पेपर कैसे गए? अच्छे जाने चाहिए, उसने मेहनत तो बहुत की थी। इधर ये तीनों, सुनो ध्यान से, मुझे याद आया बियर से, इधर प्लीज हियर, ना प्लीज हियर। सो 2009, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इन ये तीनों मिलाकर बच्चों, ये तीनों मिलाकर इंडियन बियर मार्केट का 91% कंट्रोल करते हैं, आज से नहीं, 2009 से। मतलब अगर इंडिया में 100 बॉटल बियर बिकती है तो ये 91 बॉटल इन्हीं तीनों की होती है, और उसमें भी इसका जो रेट है वो इसका 70% है, इसका आई बिलीव इट्स लाइक 12% और इसका 8% है कुछ तो, ठीक है। 2009 में इन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट किया, कौन सी ईयर में,
2009 में दे एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट ये किया कि अच्छा, एक बियर का कॉस्ट कितना पड़ता होगा? बियर का कॉस्ट पूछ रहा हूं। हम लोग तो 165 रुपए में खरीदते हैं। हम लोग मतलब मैं 2 महीने में एक बार आई ड्रिंक, ठीक है, बियर पीता हूँ बिकॉज इट्स अ गुड, अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसमें, तो वो हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो जिम वाले बोलते हैं कि 2 महीने में एक पीना चाहिए। 2 महीने में एक, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ भाई, लेकिन टेस्ट एकदम गंदा होता है ना, ऐसा लगता है कि फेंक दो साले को ना। एनीवे, ये सही बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, वो अगर रोज पीने लगो तो अच्छा लगता है बोलते हैं, ठीक है। तो 2009 में, कौन से ईयर में? 2009 में एक बियर की कॉस्टिंग होती है अराउंड 50 रुपीज। कैन वगैरह सब कुछ मिला के, टैक्स वैक्स सब कुछ इंक्लूड करके, एक बियर की कैन या वट एवर 300 और 500 ml बियर कॉस्ट फॉर 50 रुपीज। अब आप इसको कितने में भी बेचो, 10 रुपए का प्रॉफिट ले लो, 20 रुपए का ले लो, 30 रुपए पर कैन ले लो, और कितना लोगे? इन तीनों ने अग्रीमेंट किया कि वी विल सेल फॉर 165 रुपीज पर कैन, ठीक है, क्योंकि हम तीनों 91% मार्केट का कंट्रोल करते हैं। वी ऑल थ्री हैव अ कंट्रोल ओवर 91% ऑफ द लिकर, या ये सब, ये जो जो भी है बियर मार्केट का, 91% कंट्रोल करते हैं। तो जो प्राइस हम चलाएंगे दैट वुड बिकम द स्टैंडर्ड, हाँ या ना? और इन्होंने डीलर्स का कमीशन भी बढ़ा दिया। डीलर्स का क्या बढ़ा दिया? कमीशन। तो डीलर्स ने भी क्या किया, अपने शॉप में इन 3 ब्रांड्स को छोड़ के कोई दूसरा ब्रांड, और इसके चलते क्या हो गया, बाकी के जो 9% बियर बेचने वाले थे उन्होंने भी प्राइसेस बढ़ा दिए। उन्होंने भी क्या बढ़ा दिए? प्राइसेस बढ़ा दिए। लाइक जो जिस जगह पे 300 रुपए में घर मिलता है किराए पे, मैं उस जगह पे बियर की दुकान पे पहुंचा। आई रीच टू द शॉप एंड हमने बोला कि चलो यार यहाँ बियर देखते हैं कितने में मिलती है, क्या है। उस जगह पे वी डिड नॉट गेट एनी ऑफ दीज ब्रांड्स, हमको ये तीनों ब्रांड नहीं मिले। बट वॉट एवर ब्रांड वी गॉट, उसका भी प्राइस इतना ही था यार, कोई पता नहीं अलग ही भलती ब्रांड थी, वी वर नॉट अवेयर ऑफ द ब्रांड, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो केनाई से इन तीनों ने आपस में अग्रीमेंट करके जो चीज 70-80 रुपए में बिकनी चाहिए वो डबल प्राइस में बिकी। 2012 में अपने इंडिया में बच्चों बहुत जागरूक लोग हैं, कोई चीज छुपती। 2011-12 में किसी ने तो शिकायत की कि सर ये गलत हो रहा है। उनका ही कोई एम्प्लॉय होगा जिसको ये पता होगा, शायद रिटायरमेंट के बाद उसने बोला चलो कुछ तो तूफानी करते हैं, एंड ही मस्ट हैव रीच्ड, हाँ या ना? और बच्चों उसने शिकायत कर दी कहां पे? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में इंक्वायरी चली, ये हुआ वो हुआ, और वो मैटर 2021 में रिजॉल्व हुआ। नहीं, जनरली इतना टाइम नहीं लगता, इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, बट बीच में कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। सो 20, और इसमें इंक्वायरी करने में बहुत टाइम लगता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी जो इंक्वायरीज है ना, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल या होल्ड। मैं आपको बताऊंगा क्यों। और 2021 में इन तीनों कंपनीज के ऊपर 1100 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगा, जिसमें से यूनाइटेड ब्रेवरी के ऊपर अकेले का कितना लगा? 790 करोड़ के आसपास। और यूनाइटेड ब्रेवरी, देखो कंपटीशन एक्ट और सिक्योरिटी लॉ का भी कनेक्शन है। इस पेनल्टी को पे करने के लिए यूनाइटेड ब्रेवरी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू किया। जस्ट इमेजिन कि इश्यू ऑब्जेक्ट क्या था, कि सीसीआई का पेनल्टी पे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो वी आर रेजिंग व्हाट, वी आर इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। किस लिए? इस पेनल्टी को क्या करने के लिए? पे करने के लिए। सो कैन आई से वट एवर वॉज हैपनिंग, कैन आई से जो भी इन लोगों ने तीनों ने मिलकर अग्रीमेंट किया, डू यू थिंक कि ये कॉम्पिटिटिव था या कंपटीशन को सपोर्ट करने वाला था, या फिर ये एंटी कॉम्पिटिटिव था? क्या नहीं से आप तीनों अपनी स्ट्रेंथ की पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो? यू ऑल आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, हाँ या ना? तो बीच में कौन आएगा? कंपटीशन खराब हो रहा है, कंज्यूमर का नुकसान हो रहा है,
तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने कौन आया? CCII। आपको समझ में आया कंपटीशन एक्ट क्यों पास हुआ? डिड यू अंडरस्टैंड? श्योर। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी चीजें। एक और चीज बताता हूं बच्चों, सो यू ऑल मस्ट बी अवेयर विद गूगल। गूगल के ऊपर भी आरोप है, गूगल का केस चल रहा है CCI के सामने, आज नहीं तो कल गूगल का भी कटेगा। आई टेल हाउ। गूगल, आपको पता है गूगल का एक सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड, यू ऑल मस्ट बी अवेयर गूगल ओन्स एंड्रॉइड। इंडिया में 98% जो फोन बिकते हैं वो कौन से हैं? बेवकूफ सिर्फ 2% लोग हैं इंडिया में। हाँ या ना बच्चों? 98% फोन कौन से बिकते हैं? एंड्रॉइड। एंड एंड्रॉइड इज नॉट एन एंड्रॉइड इज नॉट अ हार्डवेयर, इट्स अ सॉफ्टवेयर, राइट? इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये? जिसको कौन कंट्रोल करता है? गूगल। तुमने कभी एक चीज रियलाइज किया है कि गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करता है? आपको मैं बता दूं, इन ईयर 2017 मैंने सैमसंग का फोन स्टार्ट करना शुरू किया था, ठीक है, या यूज करना स्टार्ट किया था। 17, 18, 19, 20, रादर 21 तक मैंने सैमसंग का हर एक अपग्रेड जो भी है मैंने हर एक अपग्रेड किया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। और मैं जैसे नोट 20 मेरे पास है, अगर मैं नोट 20 से S21 अल्ट्रा पे गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मुझे लगा मेरा फोन, नया फोन लिया तो मुझे लगा मेरा फोन एज इट इज मेरे हाथ में आ गया। S21 के बाद जब मैं आईफोन प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स वट एवर इट में बी, प्रो मैक्स पर भगवान जाने क्या है, मैं वहां पे गया तो मुझे लगा मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। आई टेल व्हाई। फोन आया, सबसे पहले यूट्यूब डाउनलोड करो ऐप स्टोर में जाके। अब ऐप स्टोर में वो खैर वो जो उनके जो भी ऐप आईडी बनाओ स्कीम जो भी है, ठीक है। सो यूट्यूब डाउनलोड करो, गूगल पे डाउनलोड करो, यूट्यूब म्यूजिक डाउनलोड करो। तो बच्चे गूगल की ही कम से कम 20 ऐप है। गूगल मैप्स डाउनलोड करो, इंडिक कीबोर्ड, वो अच्छा वो एप्पल सपोर्ट ही नहीं करता ना बाहर के कीबोर्ड को, नहीं करता। तो लेकिन एक बात बताओ, गूगल, आप सब लोग यहां बैठे हो, गूगल के कम से कम कितने ऐप आपके फोन में ऑन एन एवरेज? 20, 10, ऑन एन एवरेज 10 तो ऐप होंगे। अब मुझे बताओ एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर से, एंड्रॉइड सिस्टम से या प्ले स्टोर से आपने कितने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए? एक भी नहीं। ये सारे इनबिल्ट आते हैं, प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है दिस इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस? डोंट यू थिंक सो? दिस इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कम से कम 7-8 नोटिस भेजे हैं, और प्राइमा फेसी जो इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है, डिसीजन आएगा, हो सकता है 1-2 महीने में डिसीजन आ भी जाए। प्राइमा फेसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल को दोषी पाया है, गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है। 98% मार्केट शेयर गूगल के पास है। अगर मैं कौन सा प्रोडक्ट मानूं, कौन से प्रोडक्ट की बात करूं? ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, इफ आई कंसीडर दिस एज अ रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, ये रेलिवेंट, मैं इस प्रोडक्ट की टर्म्स में बात करूं तो 98% शेयर एंड्रॉइड के पास है। सो कैन आई से कि एंड्रॉइड सर्टेनली एक डोमिनेंट पोजीशन पे बैठा है, और हर फोन में आपके बिना मांगे, हर फोन में आपके बिना मांगे वो आपको 10 से 12 गूगल के सॉफ्टवेयर चिपका देता है। क्या आपको नहीं लगता इट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस? देयर आर मेनी गुड सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल में कभी आ ही नहीं पाते। मतलब एक्चुअली गूगल गलत कर रहा है ना। प्रॉब्लम किससे है? कि गूगल गलत कर रहा है। आपके पास सॉफ्टवेयर है, इट इज अ क्लियर केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना। मैं आपको फोन बेच रहा हूं तो मैंने ही आपको ऐप डाउनलोड करके दे दिया, मेरे ही। दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है ना। किसके साथ अन्याय हो रहा है? दूसरे, नहीं नहीं, नॉट 2%। अरे मैं बोल रहा हूं गूगल मैप है, और भी जीपीएस, बहुत सारे जीपीएस के बहुत सारे मैप्स हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। गूगल गूगल मैप मतलब एंड्रॉइड वाला गूगल मैप डाउनलोड करके दे रहा है आपको,
सॉरी, यूट्यूब म्यूजिक डाउनलोड करके दे रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है ये बाकी की जो म्यूजिक एप्स हैं, स्पॉटिफाई वगैरह, उन सबके साथ अन्याय है? क्या नहीं से गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन चलते एक लेवल ऊपर आ जाता है? तो गूगल भी मार्केट में गू कर रहा है, हाँ या ना? सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड कंपटीशन एक्ट? क्या आपको समझ में आया कि हमें कंपटीशन एक्ट क्यों चाहिए? लेकिन तुम ये सब की शिकायत पुलिस स्टेशन में जाकर नहीं कर सकते ना। तुम पुलिस स्टेशन में जाके बोलोगे मैंने फोन खरीदा, उसमें पहले से 20 ऐप थे, तो पुलिस वाला तुमको एक यहां मारेगा और बोलेगा डिलीट कर। बोलेगा मेरे पास भी आया था, बीवी बोल रहा था क्या है मैं डिलीट किया बैठ के, अरे मजा आता है, देख तेरे को डिलीट करना नहीं आता मैं सिखाता, ए पांडु सिखा इसको डिलीट करने का। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका दर्द कौन समझेगा? सीसीआई वुड अंडरस्टैंड। यस और नो? देयर इज सम, आपको पता होगा अपने कोचिंग क्लास मार्केट में भी, आप जैसे ही आप में से बहुत सारे लोगों ने सीएसईटी के लिए रजिस्टर करवाया होगा, इनफैक्ट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कल मुझे में से, कल सबको में से आया ना आत्मनिर्भर सीएस। बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज आया, क्या मैसेज आया? आत्मनिर्भर सीएस। क्या काट 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 ये अभी ये सब कर रहे हैं? आई थिंक नॉट ओनली माई क्लास, इनफैक्ट, अच्छा आई कैन अकेडमी का तो आपको कभी मैसेज आते ही नहीं होगा ना, हमारे तो काम के मैसेज भी नहीं आते, कल लेक्चर है। ठीक है। सो तो खराब मैनेजमेंट कई बार प्रॉफिटेबल भी होता है। हमारे तो काम के मैसेज नहीं पहुंचते बच्चों को, बेटा लेक्चर है 2 घंटे में आ जाओ। ठीक है। सो आइडियली ये जो कोचिंग क्लासेस ऐसा करती हैं, आपकी परमिशन के बिना आपको कहां पे ऐड कर दिया? आपकी परमिशन के बिना आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या कर दिया? ऐड कर दिया। दिस इज रियली एंटी कॉम्पिटिटिव। बिगेस्ट ऑफर इन द हिस्ट्री ऑफ सीएस कोर्स, दिस इज रियली एंटी कॉम्पिटिटिव। यू नो, इन्फ्लुएंसिंग यू, आपको क्या करना? आपको इन्फ्लुएंस करना। कहीं ना कहीं ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट बेटा? एंटी कॉम्पिटिटिव एंड दे मस्ट। अच्छा, तो सर आप सीसीआई जाओ, आप तो कंपटीशन लॉ पढ़ाते हो, यू मस्ट गो टू सीसीआई। जा सकते हैं, बट क्या उसके लिए मैं अकेला जाऊंगा या फिर एंटायर फ्रेटर्निटी हैज टू कम टुगेदर? लेकिन एंटायर फ्रेटर्निटी कभी साथ में नहीं आएगी, क्योंकि जो काट वाला करता है बाकी लोग भी वो करते हैं, बट सामने कौन आता है? काट सामने आता है, क्योंकि काट अति करता है। काट क्या करता है? अति करता है। पेले पड़ा मुझे 5-5 6-6 मैसेजेस पेल देता है दिन में। आत्मनिर्भर सी ये अलग ही टाइप का मैं देखा कल, इसे नहीं किया तो रिस्क लिया, कुछ भी कुछ भी। यस और नो बच्चों? एनीवे बच्चों, प्रेरणा पोरे, हाय सर हाउ आर यू? सर डू यू रिमेम्बर मी? अरे प्रेरणा कैसी बात करती हो बेटा, मैं कैसे भूलूंगा। प्रेरणा पोरे इज माई सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, शी इज फ्रॉम बारामती। अरे बेटा मेरे को याद है प्रेरणा, कैसी बात कर रही है तू? मुझे याद है जब पहली बार तूने मुझसे डाउट भी पूछा था। चलिए, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग नाउ। सो डू यू थिंक कंपटीशन लॉ इज द नीड ऑफ द आवर? और सुनो एक और एग्जांपल लेता हूं। रिलायंस जियो ने जब मार्केट में एंट्री मारी, सो उसका एंट्री मारने का तरीका बड़ा यूनिक था। यस और नो बच्चों? छोटे छोटे लॉन्डो को जवान बना दिया था उसने। यस और नो? पाकेट मार लोगों का वजन 5-5 6-6 किलो कम एक दिन में, धड़ाम डिश। सो बच्चों, सबको हर हाथ तरक्की दे दी थी उसने। यस और नो बच्चों? सो बेसिकली उसका एंट्री काफी यूनिक था। आपको जस्ट यू वर सपोज टू टेक उसका सिम लेना था आपको, और कितना 1-1.5 साल उसने फ्री में करवाया था। 1.5 साल तक आपको फ्री में रोज 1.5 GB डेटा आया। ये सुनो बच्चों, अनलिमिटेड, सब कुछ अनलिमिटेड था भाई। फोन भी आया था वो तो मुझे पता नहीं, बट मुझे भी याद है। बट
अमेजिंग था। मतलब मैंने थोड़ा सा जियो लेट ज्वाइन किया। मैं थोड़ा सा उसकी सर्विस को लेके ट्रस्ट नहीं कर पाता, लेकिन फिर मैं धीरे से क्या कर गया, मैं फिर धीरे से जियो में शिफ्ट हो गया। तो जब जियो आया तो एयरटेल की हालत खराब हो गई। एयरटेल, अच्छा बीएसएनएल तो वो तो बस बीएसएनएल तो बोल रहे मार दो मुझे बस। अब मुझे जीने का कोई शौक नहीं, मार दो मुझे प्लीज। ठीक है, आइडिया उस समय वोडाफोन अलग था। उस समय बहुत सारे थे, डोकोमो, एमटीएस, एयरसेल भी था कोई तो, एयरसेल मैक्सिस करके कोई तो चलता, यूनिनॉर चलता था, रिलायंस का सीडीएमए चलता था, धीरू भाई अंबानी वाला। हज तो बाद में जाके वोडाफोन, ये वोडाफोन का पहले हज था वो, फिर वो वोडाफोन ने खरीद लिया था, ऐसा कुछ था। सो इतने सारे लोग थे मार्केट में, लेकिन बिलीव करना मेरा, इन सब में सबसे स्ट्रांग यही था, और ये आज भी मार्केट में लड़ रहा है। स्ट्रांग है वीक है ये नहीं पता, बट लड़ तो रहा है बच्चों। ठीक है, और बिलीव मी एयरटेल की भी सर्विसेज बहुत घटिया है। मतलब मैंने सब यूज करके देखा, बट मुझे जियो से अच्छा, एक मिनट का एक सेकंड का बफरिंग नहीं है भाई। सबसे बेस्ट इंटरनेट किसका आता है? जियो। तो बच्चों एक मिनट, सो एयरटेल की बहुत हालत खराब हुई। प्रॉब्लम सबको थी, लेकिन सबसे ज्यादा लीडर कौन बना हुआ था विपक्ष का? एयरटेल लीडर बना हुआ था कि साला कैसे चल रहा है। और एयरटेल ने शिकायत की, कहां पे शिकायत क्या की? एक मिनट, शिकायत क्या की? कि रिलायंस जो है मार्केट को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। रिलायंस जो कर रहा है वो क्या है? एंटी कॉम्पिटिटिव। क्योंकि रिलायंस जो कर रहा है, जिस प्रैक्टिस से रिलायंस आगे बढ़ रहा है, उस प्रैक्टिस से सारे कॉम्पिटिटर मार्केट के क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और सिर्फ रिलायंस जियो ही बचेगा। और रिलायंस जियो को ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसकी जो पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके पास पैसों की कोई कमी, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द मनी। 1 लाख 2 लाख करोड़, अरे 3 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ रुपए तो उन्होंने जियो में इन्वेस्ट किया था यार। किस स्केल पे काम किया आपको शायद पता भी ना हो। 2000 समुद्र के अंदर करोड़ों किलोमीटर का उन्होंने क्या डाला हुआ है, वायर्स डाले हुए हैं। वो इंटरनेट वगैरह के लिए लगता है ना वायर्स वगैरह, ऑप्टिकल फाइबर, ये समुद्र के अंदर करोड़ों किलोमीटर का, अपन सोच भी नहीं सकते बच्चों। कुछ तो वो रिलायंस का सीईओ या सीएफओ को तो स्पीच दे रहा था, उसने बोला कि हमने इतना वायर डाला है समुद्र के अंदर कि पृथ्वी के आप 4 चक्कर लगा लो, इतने तो वायर डाले हैं हमने। इस स्केल पे वो बताते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा तुम 4 बार जाके आ जाओगे, इतने हमने तार बिछाए। सो उसने बच्चों इतना खर्चा किया है, इतना खर्चा किया है कि मैं क्या बताऊं आपको। 2012 में दे हैड स्टार्टेड, और 2017 में उन्होंने लॉन्च किया, या 2011 में, 6 साल उन्होंने मेहनत करी बच्चों। इसलिए मैं तुमको बोलता हूं, रिलायंस का शेयर जिस प्राइस पे मिले, आग बंद करके खरीदो बच्चों। मैंने गलती की थी बेचने की, तुम मत करना। बर्थडे के दिन, हर बर्थडे में एक प्रॉमिस करो कि हर बर्थडे में एक शेयर लूंगा। जब तक कमाता नहीं हूं तब तक एक शेयर। कमाई किया, कमाई शुरू हुई तो जितने साल का हुआ उतने शेयर में हर बर्थडे में लूंगा। एंड क्यों? क्योंकि बिजनेस मॉडल इज शानदार। जियो इज नेवर गोइंग टू बी फेल्ड। और जियो तो सिर्फ उसका एक बिजनेस है। हर एक कपड़ा अलग अलग ब्रांड का है, बट ये हर एक कपड़े के में रिलायंस का कुछ ना कुछ है। ये जितना भी प्लास्टिक आप देख रहे हो, इसमें रिलायंस का ही, ये प्लास्टिक रिलायंस का ही है। वो पता नहीं पॉलीप्रोपेन कौन से प्रोपेन, ये सब रिलायंस बनाता है, पता है भगवान जाने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एयरटेल ने शिकायत की सीसीआई के सामने। क्या शिकायत की? कि रिलायंस एंटी कॉम्पिटिटिव, रिलायंस पूरे मार्केट की वाट लगा देगा। मामला सीसीआई के पास गया, और पता नहीं यार मैं गलत हूं कि सही हूं, रिलायंस के खिलाफ जो जाता है गवर्नमेंट उसको बर्बाद कर देती है। पता नहीं। तो
मामला गया सीसीआई के पास, और मैं क्लियर कट, मैं तो थोड़ा बहुत कंपटीशन लॉ का जानकार हूं, तो रिलायंस जो कर रहा था, जियो जो कर रहा था, इट वाज एंटी कॉम्पिटिटिव। क्या था ये? क्लियरली इससे कंपटीशन खत्म हो जाता सब, और सब गए ना बच्चों, ये दोनों एक हो गए, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सब गए बच्चों। उसका भाई गया, वो भी मर गया उसका भाई। किसी और को तो छोड़ दो, उसने अपने भाई को नहीं छोड़ा, भाई के लिए कसाई बन गया वो। यस और नो? नाउ बच सिर्फ आखिरी दम तक एक ही आदमी लड़ रहे हैं बच्चों, वोडाफोन और आइडिया, बट ये एज गुड एज फिनिश्ड है, बिलीव मी, ये एज गुड एज फिनिश्ड है। क्यों फिनिश्ड है? इनका ना नेटवर्क है, ना फोन लगता है, इनका कुछ नहीं बच्चों, अनाप शनाप बिल देते हैं ये लोग। हाँ, रात के 12 से 6 कौन देखता है उसमें? 12 से 6 सब लोग सो जाते हैं भाई। नेटवर्क तो होना चाहिए ना उसके लिए, 4G नहीं चलता। सो हाँ, बट बट मेरा यकीन मानो, मैं अभी कश्मीर गया था, कश्मीर में जिनका एयरटेल था वो भी फच 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 करती थे, सिर्फ जियो ही कश्मीर में अनइंटरप्टेडली चल रहा था, लगभग 90% जगहों पे सबसे अच्छा जियो ही चल रहा था। इवन इन कश्मीर, इवन इन मध्य प्रदेश, वेयर एवर आई हैव बीन, इट वाज जियो जहां जिसका नेटवर्क सबसे अच्छा आ रहा था। तो बच्चों, कहीं ना कहीं एयरटेल वाला सही बोल रहा था जब वो सीसीआई के सामने शिकायत किया, क्या कि सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ तिवारी बचेगा। यस और नो? सिर्फ एयरटेल बचेगा, सिर्फ जियो बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? कंपटीशन कमीशन वाले बोले, बेटा इधर आ, तू चाहता है मैं उसके खिलाफ एक्शन लूं, मैं लूंगा, लेकिन तू प्रूफ तो कर, वो डोमिनेंट पोजीशन पे है ही नहीं, वो तो नया नया बच्चा है, वो तो अपने आप को मार्केट में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। मासूम है वो, कच्ची कली है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बढ़िया एयरटेल वाले को समझा के भेज दिया, शुभदा मर जाएगी 2 मिनट में। उसकी आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी है ना, समझ में आता है सो रही है। ये सुपान सर की आंखें छोटी सी है, वो सो भी जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते होंगे, अब बैठे बैठे सो जाते, समझ में ही नहीं आता कि ना। सो प्लीज हियर, सो सीसीआई वाले ने एयरटेल वाले को समझा के भेजे कि दिल छोटा मत कर राजू, मार्केट में लगे रहे, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। तो एक मिनट, लिसन, रिलायंस ने क्या कहा, सॉरी सीसीआई ने क्या कहा कि हम रिलायंस के अगेंस्ट केस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है, और वो जो भी कर रहे हैं वो मार्केट में एंट्री पाने के लिए कर रहा है। क्या क्यों कर रहा है वो? उल्टा उसके आने से तो कंपटीशन और स्ट्रांग होगा। और वो बेचारा आया, तो एयरटेल की भविष्यवाणी सही थी, सब चले गए बच्चों, कोई मार्केट में नहीं बचा। ये सुनो, और अब एयरटेल वाला जियो के अगेंस्ट केस कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एयरटेल और जियो की प्राइसिंग एज गुड एज सेम ही है। अरे गेटिंग? तो मैंने देखा कि हमारी जो सरकार है वो मुकेश अंबानी जी का बहुत ज्यादा फेवर करती है। करती है क्या? अमेजॉन और रिलायंस का पंगा हो गया था, पता होगा आपको। अमेजॉन और रिलायंस का क्या हो गया था? उसी कारण, फ्यूचर डील के कारण। देखो सीसीआई ने किसकी लगा दी? अमेजॉन की लगा दी 200 करोड़ रुपए बुक। अच्छा, अमेजॉन वहां भी हार गया ना, एनसीएलटी में हार गया, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहां भी हारेगा। सो बच्चों, नाउ आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इतना ज्ञान फैलने के बाद क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि कंपटीशन एक्ट का रेलेवेंस क्या है, क्यों कंपटीशन एक्ट बनाया गया है? ये सुनो। अच्छा, एक और चीज, कंपटीशन एक्ट मर्जर्स और अमलगमेशंस को भी रेगुलेट करती है। क्यों? ये जो अमेजॉन को पेनल्टी लगाई, ये मर्जर और अमलगमेशन वाले केस में ही लगा है ना। क्यों बच्चों? कंपटीशन एक्ट मर्जर्स के ऊपर क्यों एप्लीकेबल होता है? विनय पाटीदार इज आस्किंग, सर आप मॉड्यूल 2 फ्री पढ़ाते हो क्या? यस बेटा, पूरा फ्री पढ़ाता हूं।
रहता भी फ्री हूं, पढ़ाता भी फ्री हूं। और मेरे माँ बाप ने सीएस मेरे को इसीलिए कराया था कि बेटा तू सीएस बन जा और जिंदगी में फ्री में पढ़ा। हाँ, अपना कोई फैमिली वैमिली अपना ऐसे ही चल जाता है, सब हम लोग मिलके बढ़िया फ्री में खाना खा लेते हैं लंगर वंगर में। पेट्रोल पेट्रोल तो मोदी जी ने भी हमको फ्री दिया डायरेक्टली। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने को एक पाइपलाइन दिया, तो उस पेट्रोल से ही अपन गाड़ी धोलते डालते 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 पेट्रोल ज्यादा तो धोलते हैं और सबको बांटते हैं। तो सब कुछ फ्री है बेटा, सब कुछ फ्री। वी आर लिविंग इन अ फ्री इकोनॉमी, यस और नो। नाउ, और मेरे पास कोई काम ही नहीं है तो मैं सोचता हूँ कम से कम पढ़ा दूं ना। सो लिसन, बच्चे ध्यान से। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मर्जर्स। आप माने या ना माने, मर्जर्स से मार्केट में एक प्लेयर कम हो जाता है। मर्जर से मार्केट में एक प्लेयर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मार्केट से एक प्लेयर का कम होना कंपटीशन को एनहांस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलते हैं आप लोग कि अभी इंडिया, अभी मार्केट में एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है और जियो है। और एक तो पहले से ही मरा पड़ा है, बट उसका बस अपने को वेंटिलेटर हटाना है, बीएसएनएल। इतना हरामी है ना बच्चों ये। एक बार मुझे फोन आ गया, एक बार बच्चों मैं पता नहीं, नहीं सॉरी, मैं अपने पापा को फोन कर रहा था। पापा को फोन लगा, पापा को अरे अच्छा, अपने 90% पापा लोग के पास बीएसएनएल भी होते हैं। अरे आई एम सॉरी, माय स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैं बोल रहा हूँ अपने 90% पापा लोग के पास। ठीक है। सो अपने पापा लोगों के पास या अपने पापास के पास, सॉरी अपने पापा के पास, अपने पापा के पास आज से 5 साल पहले तक सबका बीएसएनएल था, सबका बीएसएनएल था। और आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। मैंने अपने पापा को रात को फोन किया, ठीक है, तो मेरे सामने से एक औरत ने फोन उठाया। हाँ मैं आ गई हूँ। क्या बोले? हाँ मैं आ गई हूँ। कैसे करता है जी? फिर अगला स्टेटमेंट क्या था? ये छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ के लोग ऐसा यूज करते हैं, अरे कैसे करते हो जी, तुमको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है? मैंने बोला क्या हो गया है? मैं टेंशन में ही आ गया। सो उस दिन मैंने पापा को बोला कि अभी मेरे साथ हुआ है, अगर मम्मी ने फोन किया होता और ये होता तो क्या होता बताओ। हम लोग जमाने को क्या मुंह दिखाते हैं कि शादी हो गई, पोते हो गए, उसके बाद डिवोर्स हो रहे हैं। सो बच्चों, तो दिस इज बीएसएनएल, द ग्रेटेस्ट इंडियन मोबाइल। और बीएसएनएल का नाम मेरे ख्याल से गिनीज बुक में अगर रिकॉर्ड हो पाए ना हो पाए, बट इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि एक बीएसएनएल था जिसने, और एक्चुअली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बीएसएनएल को बुला के रिवॉर्ड देगी। क्यों? नहीं नहीं, बीएसएनएल को बुला के रिवॉर्ड देगी, क्यों? क्योंकि बीएसएनएल ने हमेशा कंपटीशन को सपोर्ट किया है। कोई भी नया प्लेयर आए, कोई भी नया प्लेयर जाए, हम तो हैं, और हम तो मरे ही हैं। हम किसी को परेशान करेंगे ही नहीं। तुम आओ जाओ, जो करना है करो। और हम आज भी 2G में ही खेल रहे हैं। नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, बीएसएनएल थोड़ा अपग्रेड हुआ, 3G आ गया ना उसके पास। 3G नेट दे रहे हैं, दीपिका पादुकोण को ले आते हैं अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के, और वो भी गंवार, उसको भी नहीं समझता, वो भी 3G बेच रही है। अब बीएसएनएल में 3G, हाई स्पीड इंटरनेट, 3G। अच्छा, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वैसा ही है बच्चों, और टच स्क्रीन मोबाइल फोन। तो एनीवे बच्चों, सो नाउ, अब बच्चों, तो आइडियली इफ यू सी, सुनेगा ध्यान से, आइडियली अगर आप देखो तो इंडियन टेलीकॉम मार्केट जो है, इंडियन टेलीकॉम मार्केट जो है, वहां पे कंपटीशन नहीं है। यू डोंट हैव द चॉइसेस ना। आप जियो से नाराज हो तो किसके पास जाओगे? वो मरा हुआ है ऑलरेडी।
उसके यहां भी मजा नहीं है। उसके बाद जियो से नाराज हो तो किसके पास जाओगे? वोडाफोन आइडिया, ये भी ऑलरेडी टपक चुके हैं, कोमा में हैं ये, सुनो। अब फिर बच गया कौन? बीएसएनएल बुला रहा है, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, आ जाओ। एक तो सिम ले ले प्लीज, भगवान के नाम पे ले ले, बच्चे बड़े होंगे तेरे। बीएसएनएल बुलाने के लिए तैयार बैठे हैं ना। एनीवे, सो कैन आई से यू लॉस्ट योर चॉइसेस व्हेन वोडाफोन एंड आइडिया मर्ज्ड। जब वोडाफोन और आइडिया दोनों क्या हो गए? मर्ज हो गए, तो कंज्यूमर को मिलने वाली चॉइसेस क्या हो गई? कम हो गई बच्चों। हाँ या ना? सो कंपटीशन एक्ट जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है? इट ऑल्सो फोकसेस ऑन व्हाट बेटा? मर्जर्स एंड अमलगमेशन। क्योंकि मर्जर और अमलगमेशन होने से भी कंज्यूमर को मिलने वाली चॉइसेस क्या होती हैं? कम हो जाती है। इज दैट क्लियर? नाउ चलिए, नाउ आई होप एवरीवन इज क्लियर द ऑब्जेक्टिव, द पर्पस, क्यों कंपटीशन एक्ट आया, एंटी कॉम्पिटिटिव चीजें क्या। अभी भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ जल्दी से आ जाइए, थोड़ा सा रीड करेंगे, थोड़ा सा आपको नोट्स देखिए एक बार। जब बहुत सारे सेलर्स कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए लेते हैं एक्शन, वो सिचुएशन क्रिएट कर देती है कंपटीशन। क्या कंपटीशन के चलते कंज्यूमर का वेलफेयर बढ़ता है? हाँ जी। गांव गांव की लड़कियां रील्स बनाती हैं, अमेजोन पे कपड़े मंगाती हैं, पहनती हैं, रील्स बनाती हैं और रिटर्न पे लगा देती हैं, पैसे भी अपने पास आ जाते हैं। अमेजोन का 30 डेज रिटर्न पॉलिसी है। कितने का रिटर्न पॉलिसी है? 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी है। सर आपको कैसे पता? ये टी शर्ट भी वही है। अपने भाई का पूरा शादी मैंने रिटर्न वाले कपड़ों में ही चला लिया बच्चों। दिखता क्या है? यहाँ पे वो टैग रहता है, उसका अंदर छिपा लेने का और ऐसे करके फोटो खिंचाने का। चलिए, सो कंपटीशन चलते। सो एक मिनट, ये अमेजोन क्यों कर रहे हैं? अमेजोन, फ्लिपकार्ट 30 डेज रिटर्न, ये रिटर्न वो रिटर्न क्यों कर रहे हैं? जोमेटो, हमारी सृष्टि मैम, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ फ्री आता है। पनीर आता है तो पनीर हार्ड था बोल के वापस कर देते हैं, पैसा आ जाता है वापस। जोमेटो इतना ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली क्यों है? इसलिए मैं जोमेटो का शेयर नहीं खरीदता कभी भी। लोग लूट रहे हैं उसको। लोग पनीर बुलाएंगे, पनीर खाएंगे और उसके बाद जोमेटो में रिव्यू डाल देंगे क्या कि पनीर क्या था, बहुत हार्ड था। तो वो जोमेटो वाले से शायद कभी मैसेज आएगी, सर वो जो बचा हुआ पनीर है वो दे दो। तुम्हारे पागल हो गए? गंदे पनीर कोई अपने यहाँ रखता है? फेंक दिया हमने। एंड ये आप करके देखना कभी, कोई जोमेटो से तुरंत रिटर्न आ जाता है, तुरंत आपको वो चॉइस देगा कि पूरा पैसा रिफंड चाहिए या एक और पनीर चाहिए। तो इसलिए मैं जोमेटो का शेयर कभी नहीं खरीदता। अरे गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस है। कंज्यूमर और हम जैसे अच्छे लोग भी होते हैं, बट 90% लोग तो काटने वाले लोग ही हैं। ये सुनो बच्चों, सो कंज्यूमर कंपटीशन के चलते, बच्चों कंपटीशन के चलते हमारा बेनिफिट एनहांस होता है या नहीं होता है? होता है। कंपटीशन एनकरेजेस एफिशिएंसी इन मार्केट। कैन आई से कंपटीशन के चलते हर एक फर्म, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट का मतलब कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन, हाँ या ना? कंपटीशन के चलते हर एक फर्म ज्यादा एफिशिएंट होती है या नहीं होती बच्चों? होती है। थ्रू कंपटीशन फर्म सेव्स कॉस्ट एंड सच कॉस्ट इज रिटर्न टू कंज्यूमर एज लोअर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। कंपटीशन के चलते हर एक फर्म, जैसे आई कैन अकेडमी, हम लोग 12,200 रुपए का प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको समझ में आया कि हमारा यूएसपी, लेट्स मेक द प्राइसिंग एज आवर यूएसपी। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? जितना हो सके हम कॉस्ट क्या करते हैं? बचाते हैं। इनफैक्ट कोई बच्चा नोट्स की तारीफ भी करता है और बराबर बेचारा नोट्स की फोटो खींच के भेजता है। मुझे इतनी शर्म आती है कि साला हमारे नोट्स कंटेंट अच्छा है बट उसका पेज येलो कलर।
उसके ऊपर कंपनी लॉ लिखा रहता है, कई बार तो कंपनी लॉ की स्पेलिंग भी गलत होती है। प्रेट 1 प्रेट 2 जेरोक्स वाला बेचारा डाल देता है यार। क्यों? बिकॉज व्हाट आर वी डूइंग, हमारे जितने कॉस्ट सेव हो सकते हैं हम उतने कॉस्ट क्या करते हैं, सेव कर रहे हैं। और ऐसा नहीं सेव करके वी आर इंक्रीजिंग आवर प्रॉफिट, नो, व्हाट आर वी डूइंग, हम वो कॉस्ट कस्टमर को ही वापस कर देते हैं। कैसे? अरे कैसे? लो कॉस्ट के रूप में। विलियम लुइस इन हिज बुक टाइटल्ड पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी, विलियम लुइस ने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था, पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी, स्टेटेड दैट फॉर द ग्रोथ ऑफ फर्म एक फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, कारण, एक रीजन विच इज रिक्वायर्ड मोर देन अदर फैक्टर इज कंपटीशन। आपकी फर्म को अगर ग्रो करना है तो एक फैक्टर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, दैट इज कंपटीशन। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी है? बच्चों आपको इतना अच्छा क्लासरूम मिल रहा है, बराबर एसी चल रहे हैं, अपनी क्लास में गर्मी लगना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठंडी लगना इज अ प्रॉब्लम। नो, बिलीव मी, ऐसा क्यों है? बहुत बड़ा रीजन है इसका, कंपटीशन। बिकॉज कंपटीशन के चलते मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास मार्केट में किसी भी क्लास से ज्यादा बेहतर हो। आई विश, नॉट आई डोंट विश, बट मैं, आई वॉन्ट कि मेरी क्लास क्या हो, किसी भी क्लास से क्या हो, ज्यादा अच्छी हो। एंड दैट्स द रीजन। और इस रीजन के चलते लाइक वी चोज अ गुड प्रेमाइज, जहां पे साला फील अच्छा है, कम से कम बैठे तो अच्छा फील हो बच्चों। ऐसा क्लास, अपना पुराना प्रेमाइसेस भी आपको पता ही, लेकिन वहां पे एक क्लासरूम अपना बहुत अच्छा था और एक क्लासरूम ठीक ठाक था। बट हियर हम लोगों ने को सोचा कि हम दोनों ही क्लासरूम क्या रखें। एंड बाय द वे वी हैव सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विथ मिरर्स। और मेरा यकीन मानो, आप पुणे की किसी भी सीएस क्लास में चले जाओ और मैं आपको लिख के देता हूं, इफ यू गेट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको 10 लाख रुपए कैश आपके मुंह पे मारूंगा। चेक करने मत जाना। नहीं नहीं, मतलब यू विल वेस्ट योर टाइम। किसी क्लास के पास खुद का टॉयलेट है ही नहीं, किसी क्लास के पास खुद का टॉयलेट है ही नहीं। और मैं जब जब आपके पेरेंट्स वगैरह आते हैं ना, तो मैं उनको बहुत अलग से बताता हूँ कि सर हमारे यहाँ सेपरेट टॉयलेट है। तो आपके पेरेंट्स को लगता हो कि टॉयलेट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि पुणे में हैविंग अ सेपरेट टॉयलेट, कोचिंग क्लास का टॉयलेट, कोचिंग क्लास के प्रीमाइसेस में, उनको नहीं पता कितनी बड़ी बात है। अरे मत बोल मेरी माँ, उसके कारण मैंने महीने का 2 लाख रुपए छोड़ दिया। प्रेस्टीज पॉइंट में जिस क्लास में मैं पढ़ाने जाता था, वहां पे टॉयलेट ही नहीं है बच्चों। 1-1.5 घंटे में पढ़ाने जाता था, मुझे आराम से लैक्स में पैसे मिल जाते थे, बट मैंने छोड़ दिया। क्यों? साला टॉयलेट ही नहीं, और टॉयलेट है तो इतना अजीब है कि तुम जाओगे तो जिंदा जाओगे। एक बार तो उसके वॉश बेसिन पे मैंने देखा बच्चों, गर्मी का, मैंने बताया था ना, पूरा उल्टी पड़ा हुआ था बच्चों, पूरी उल्टी रखी हुई थी। एंड बिलीव मी, सिर्फ मैं नहीं, जिस क्लास में पढ़ाता था उस क्लास के जो टीचर्स हैं वो सब 100-100 करोड़ के नेटवर्थ वाले हैं, एक से एक अमीर टीचर, वो भी वहीं सुसु कर रहे हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो मेरे बगल में कर रहे हैं, मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ, मेरी शक्ल देख रहा हूँ। सो इसीलिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए, इसीलिए दिस इज द रीजन, लाइक यू नो, कि है बहुत छोटी बात, बट उस चीज को मैं इतना, मर जाएगा उनके वहां जाएगा तो इंदुलाल में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द रीजन कि हम लोग मतलब इतना ज्यादा इन चीजों के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। पुरानी क्लास में भी था, बट वी वांटेड टू हैव सेपरेट थिंग, तो इस बार अच्छा किया, भगवान की कृपा है और आप सब लोगों का प्यार है, जिसके कारण सब चीजें हो जाती हैं। और इस बार भगवान की कृपा से फेस टू फेस में तो बाहर आ गई है, नहीं तो पिछला बैच तो फेस टू फेस हमने पूरा लॉस में ही चलाया, ऑनलाइन वाले बच्चों ने फाइनेंस किया था बैच। इस बार फेस टू फेस, और इस बार देखो हमको प्रॉफिट मिला, तो तुम्हारी बुक का पेज भी देखो, कलर्ड पेज बुक दी हमने। यस यस, बुक मोटी तो गलती से हुई है, उसको डाइट पे करवाना, कल से रोज एक पेज फाड़ना इधर। अच्छा,
कॉमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं या गिरते हैं? कॉमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं या गिरते हैं कंपटीशन के चलते? गिरते हैं, क्योंकि कंपटीशन होता है तो हर एक फर्म क्या चाहती है, प्राइस को कम किया जाए। कंपटीशन की डेफिनेशन नाउ, देयर इज नो प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। प्रैक्टिकली कोई डेफिनेशन कंपटीशन की नहीं है। The report given by World Bank has defined competition as a situation in the market in which the firm or the sellers independently strive. Independently मतलब मिलके अलग अलग तरीके से, अलग अलग, independently strive, strive मतलब शिद्दत से कोशिश करना, in order to attain, attain मतलब पाना, क्या पाने के लिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो बायर की पेट्रोनेज, बायर की लॉयल्टी को हासिल करने के लिए वो लोग शिद्दत से प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उन सबका क्या है, उन सबका एक बिजनेस का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। It also means economic rivalry. It also means what beta? Economic rivalry between the market player to attract consumer. Economic rivalry है। So मैं मेरे कॉम्पिटिटर से पर्सनली दुश्मन हूं? नो, वी आर नॉट पर्सनली दुश्मन। हम कौन से दुश्मन है? हम, यस, हम अर्थशास्त्री दुश्मन हैं। या वी हैव इकोनॉमिक राइवलरी, वी हैव इकोनॉमिक राइवलरी, कंपटीशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अच्छा, एक मिनट, आप कौन सी कंट्री को मानते हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, इंडिया से आगे है? जापान को मानते हैं? ओके। आप सब मानते हैं कि जापान इज फार अहेड फ्रॉम इंडिया, और इंडिया को जापान बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूं जापान में कंपटीशन जो है वो इंडिया जितना है या इंडिया से ज्यादा है? पक्का? एक मिनट, मैं गूगल करता हूं कुछ तो। मैंने गूगल पे लिखा है कार कंपनीज इन जापान, यू कुड सी द लिस्ट इज हियर। टोयोटा, निसान, माज्दा, होंडा, मित्सुबिशी, सुबारू, लेक्सस, सुजुकी, डेल, हात्सू, इसूजू, हिनो, एक्यूरा, इन्फिनिटी, यूडी, फुसो, टोयोटा कोरोला, नहीं सॉरी, ये तो ठीक है, मित्सोइका, डेटसन, सियोन, शाबरू, कावासाकी। कावासाकी कार भी आती है क्या? कार्स, बाइक्स, ओके। निस्मो, hyundai तो खैर ये कोरियन है। ये, अच्छा, ये 20-22 कंपनीज होंगी, इसमें से 15 कंपनीज तो जापान की डोमेस्टिक कंपनी है। कितनी कंपनीज? 15 कंपनीज तो हो सकता है जापान की डोमेस्टिक कंपनी, मेड इन जापान, मेड फ्रॉम, मतलब वहीं से जापान की कंपनी। अब मुझे बताओ इंडिया में कितनी कार कंपनीज हैं? 2, टाटा और महिंद्रा, और एक और फोर्स, फोर्स ये सब फॉरेन है। नहीं, बाकी तुम जितने ही बोल रहे हो वो फॉरेन की कंपनीज है जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रही हैं। डोमेस्टिक कंपनीज कितनी हैं? डोमेस्टिक 2 ही हैं। पक्का? सो आप मानते हो कि जापान इंडिया से आगे है? आप मानते हो? क्या मैं बोल सकता हूं जापान का मार्केट इंडियन मार्केट से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है? और कौन सी कंट्री तुम मानते हो इंडिया से आगे? यूएसए। कोई दिक्कत नहीं, वहां पे भी देख लेते हैं क्या हाल है कंपटीशन का। कार कंपनीज इन यूएसए। हाँ जी, लेट्स सी। फोर्ड, टेस्ला, टोयोटा हटा दो, टोयोटा जापान का है। शेवरले, होंडा जापान का है। निसान जापान का है। बीएमडब्ल्यू, वैगन, ये सब। कैडिलैक उनका है, कैडिलैक उनका है। जीप उनका है।
उसके बाद डॉज उनका है, क्रिसलर उनका है, जनरल उनका है, जीएमसी उनका है, hyundai बाहर का है, राम राम भी उनका है, लिंकन उनका ही है। अरे लिंकन उनका ही ना, बड़ी फेमस है। लिंकन उनकी है। मर्सिडीज मैन्युफैक्चर इधर होती है जर्मनी में, बट इसको ओन मेरे ख्याल से कोई अमेरिकन कंपनी करती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। किया hyundai है, माजदा जापान है, लेक्सस जापान है, जापान जापान की है, पॉर्श इधर की है ना, पॉर्श तो फॉक्स वैगन की है ना। सो जगुआर टाटा की है। चलो 3 हो गई, लेकिन ठीक है उसको आप टाटा ही मानो। सो अमेरिका में कितनी कार कंपनीज है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? पाकिस्तान, कार कंपनीज इन पाकिस्तान, इसमें से एक भी कंपनी पाकिस्तान की नहीं होगी। एक होगी घंडारा, घंडारा, बाकी सब बाहर की हैं बच्चों, बाकी सब बाहर की हैं बच्चों। सो समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? जितनी कंट्री डेवलप्ड होगी, कंपटीशन उतना ही स्टिफ होगा, उतना ही टफ होगा। सो क्या कंपटीशन और इकोनॉमिक ग्रोथ भी रिलेटेड है? क्योंकि समझिए, इंडिया 5 सालों में आपको काफी आगे दिख रहा है, पिछले 5 सालों में। और मैं बोलता हूं, और मैं छाती चौड़ी करके बोलता हूं कि इसका श्रेय मोदी को है। क्यों है? ही ब्रॉट द पॉलिसीज, उसने वो पॉलिसीज लाई कि स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, दुनिया भर का। और पिछले 5-6 सालों में, या पिछले 8-10 सालों में, 10 साल भी बोलो, चलो मनमोहन सिंह का भी लास्ट का 2 साल पकड़ो, पिछले 10 सालों में ही आप देखिए कितने बिजनेस, पिछले 10 साल भी बोलना गलत, 5-6 साल, नायका फायका, कार ट्रेड, ये ट्रेड, वो ट्रेड, जितने स्टार्टअप है साले, इनको कोई जानता नहीं था। स्टॉक मार्केट में इन्होंने 90-90 हजार करोड़ का वैल्यूएशन करवा के लिया। वो नायका साली कल की कंपनी, वो जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई तो इंडियन टोबैको कंपनी जितनी बड़ी कंपनी बन के लिस्ट हुई। हाँ, टाटा, सॉरी नॉट इंडियन आईटीसी, टाटा स्टील। नायका कल की कंपनी, 6 साल 5 साल पुरानी कंपनी, किसकी इतनी बड़ी कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? टाटा स्टील जितना हो गया। आप समझ रहे हो कि इंडियन, मतलब पिछले 5-6 साल में इंडिया में कंपटीशन कितना बड़ा है। और ये कंपटीशन फॉरेनर्स ने नहीं बढ़ाया, ये कंपटीशन इंडियंस ने बढ़ाया है। इंडियंस आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, हाँ या ना बच्चों? सो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं पिछले 6-7 सालों में इंडिया में कंपटीशन बढ़ा है, हाँ या ना? और कंपटीशन बढ़ता है, सुनो, जैसे मान लो सीएस की एक नई कोचिंग क्लास आ गई, मान लो कि नहीं से वो कोचिंग क्लास भी कम से कम 40 बच्चों को तो इन्फ्लुएंस कर लेगी सीएस करने के लिए। एक नई कार कंपनी आ गई, तो वो कार कंपनी अपना मार्केट बनाएगी और कम से कम 200-300 लोगों को उसकी कार खरीदने के लिए कन्विंस कर लेगी। जब कोई आदमी कार खरीदता है तो कार लोन लेता है, बैंक का बिजनेस होता है। बैंक लोन देके पैसे कमाती है और उस पैसों को वापस रियल एस्टेट वालों को लोन पे दे देती है कंपनी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो तुम अगर एक प्रोडक्ट भी मार्केट से खरीद रहे हो, लाइक यू नो, अगर आप पैसे बचाते नहीं हो, अगर आप सिर्फ पैसे खर्च करते हो, तो भी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भागीदार हो, क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ये किसी की जेब में जा रहा है। सो देयर इज रिलेशन बिटवीन कंपटीशन, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कंपटीशन, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ या ना? जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा इनोवेशन होगा, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? एप्पल आईफोन 13 उसने बेच दिया, उसको अगले साल 14 निकालना ही और 14 में कुछ नया करना ही है, कि नहीं है? वो एप्पल वाले गधे हैं खरीदने वाले, वो कुछ नहीं भी होगा तो भी 14 खरीद लेंगे। बट स्टिल, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कि नहीं, इसे इनोवेशन तो करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो तो यू विल हैव टू बी इनोवेटिव, आपको क्या होना पड़ेगा? इनोवेटिव। कंपटीशन, इनोवेशन। सो इनोवेशन, इनोवेशन के बाद क्या होगा?
जो भी आप नया इनोवेट करोगे आप उसको क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, सेल करोगे, और सेल करोगे तो क्या होगा, आपका फायदा होगा, और आपका फायदा होगा तो मोदी जी तो अपने आप रिच बन जाएंगे। क्यों? अरे तुम जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स भरोगे, तुम जितना टैक्स भरोगे वो गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाएगा, गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाएगा, गवर्नमेंट उतना ज्यादा खर्च करेगी, एयरपोर्ट्स बनाएगी, ये बनाएगी, वो बनाएगी, सब चीजें करेगी। सो अल्टीमेटली इट्स अ सर्कल। और इतना सारा एक्सपीरियंस होने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद मुझे अब एक चीज समझ में आती है कि कोई भी कंट्री अमीर कैसे बनती है। सो एक्चुअली अमीर कंट्री नहीं बनती, अमीर उसके लोग बनते हैं, और जब लोग बनते हैं तो कंट्री अपने आप अमीर बन जाती है। अमेरिका क्यों रिच बना? क्योंकि वहां पे एप्पल है। एप्पल मतलब एप्पल कंपनी है। अमेरिका में गूगल है, अमेरिका में पेप्सी है, अमेरिका में कोका कोला है, अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट है। सो जब इन लोगों ने पूरा, और इन्होंने पूरी दुनिया से पैसा निचोड़ा है दोस्तों, दे हैव सक्ड द मनी फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड। पूरा पैसा कहां पहुंचा? यूएसए पहुंचा। यूएसए गवर्नमेंट का टैक्सेशन बढ़ गया, करप्शन वहां भी है। अब टैक्सेशन बढ़ गया, गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स है, उसको खर्च कहां करें? तो फिर उन्होंने रोड बनवाए, डैम्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, सब बनाए। समझ में आ रहे हैं? सो अल्टीमेटली इंडिया को अब किसी बीजेपी के सांसद ने पार्लियामेंट में बोल दिया था, के जे अल्फोंस करके बीजेपी के एमपी हैं, राज्यसभा एमपी, ही इज एक्स आईएएस ऑफिसर। क्या है? आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने पार्लियामेंट में बोल दिया, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, अंबानी और अडानी की पूजा होनी चाहिए। और मैं बोलता हूं पूजा ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, पूजा के साथ उनकी 3 बार आरती भी उतारनी चाहिए। हमको इंडिया शुड ट्राई कि अंबानी और अडानी जैसे कम से कम 500 बिलियनियर्स और ओवर द पीरियड ऑफ 5 years बन जाए, एंड आई यू सी कि इंडिया कितने ऊपर पहुंच जाएगा। क्योंकि यार अडानी अगर कमा रहा है तो वो पैसा अपने पास रख रहा है क्या? कमा के टैक्स ही दे रहा है ना गवर्नमेंट को, और इनका तो पूरा वाइट में ही होता है। ये थोड़ी ना बोलेंगे बेटा एक काम कर, मेरे स्टाफ के नंबर पे गूगल पे कर दी 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ गूगल पे कर दे। यस और नो बच्चों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये स्टेटमेंट एक पढ़ा लिखा आदमी बोल सकता है, और ये स्टेटमेंट जो अनपढ़ लोग हैं उनको ये स्टेटमेंट से चिढ़ होगी। बट मैं मानता हूं कि सच में पूजा होनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत अच्छा लगता है हमको, आई डोंट नो आपका, बट जब लगता है कि एशिया का नंबर 1 अब अंबानी या अडानी है, डू यू फील गुड? अच्छा लगता है। जैक मा को देखता था मेरा दिमाग खराब हो जाता था। वो ही इज अ गुड मैन, बट हम चाहते हैं इंडियन ही रहे। ये सुनो बच्चों, पहले जैक मा था ना एशिया का रिचेस्ट, तो गायब भी करवा दिया उसको चाइनीज गवर्नमेंट ने, भगवान ही जाने पत्ता ही खत्म कर दिया उसका बेचारे का। थ्रू कंपटीशन, एक मिनट, कंपटीशन के जरिए एक कंपनी की कौन सी एक्टिविटीज बढ़ती हैं? चलिए बच्चों, और जो हरामियों की भी कमी नहीं है, अपने चैनल पे सीएस कार्ड आ गया है। और सुनो, हेलो स्टूडेंट्स कैसी चल रही है पढ़ाई? अरे बाप रे, हेलो दुष्यंत जैन सर कैसे हैं आप? ये पक्का सीएस कार्ड नहीं है। चलिए, हम लोगों के यहाँ पे सेपरेट वॉशरूम है। अरे सेपरेट वॉशरूम नहीं है, आप ये बोलो हमारे यहाँ सिर्फ वॉशरूम ही है। चलिए बच्चों, अच्छा, कंपटीशन के चलते, एक मिनट सुनिएगा ध्यान से, सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो, हेलो सीएस कार्ड कैसे हैं आप? मैं यहाँ पे एकदम बढ़िया, कैसे हैं? कुशल मंगल? कुशल कितने साल का हो गया, मंगल कितने साल का है? चलिए, नाउ प्लीज लिसन टू मी, प्लीज प्लीज प्लीज। कंपटीशन के चलते इनोवेटिव एक्टिविटीज बढ़ती हैं। कंपटीशन के चलते क्या बढ़ती हैं बच्चों? इनोवेटिव एक्टिविटीज बढ़ती हैं। हर एक कंपनी रिसर्च एंड डेवलप, एक एक और मैं तुमको एग्जांपल,
आप गूगल पे कभी सर्च करना, इंडिया का टोटल एक्सपेंडिचर आर&डी पे कितना होता है। सुनो सुनो सुनो, इंडिया का टोटल एक्सपेंडिचर आर&डी पे कितना होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और यूएसए का आर&डी पे एक्सपेंडिचर कितना होता है। यूएसए का एक्सपेंडिचर इंडिया के कम से कम 10 टाइम्स होगा, कम से कम 10 टाइम्स, हाईएस्ट तो 100 टाइम्स भी हो सकता है। सो बच्चों, कहीं ना कहीं जहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पे आर&डी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एप्पल को मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, बट एप्पल की एक चीज मानो, एक आईफोन के रिसर्च में हजारों करोड़ रुपए वो खर्च करते हैं। आईफोन के एक चिंदी से फीचर को बनाने के लिए दे स्पेंड इन मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर। आईफोन का एक ताकत है, वो जो भी फीचर इंट्रोड्यूस करेगा वो तभी इंट्रोड्यूस करेगा जब वो उसमें बाप हो जाए। उसका फेस रिकग्निशन वाला देख लो, आप रात को 3 बजे भी मोबाइल ऐसे अंधेरे में भी ऐसे करोगे तो भी वो आपका फेस रिकग्नाइज करता है। हमारा सैमसंग इतना पिद्दी है ना साला, वो अगर आपके फेस पे पसीने का एक बूंद भी है, अगर नाक के ऊपर एक पिंपल भी आ गया तो भी उसका फेस रिकग्निशन क्या, वो हक देता है। ये सुनो बच्चों, नाउ माइकल पोर्टर, माइकल पोर्टर की एक बुक आई, कौन सी बुक आई, कैन जापान compete। अरे वो अपना अंश सुरानी है ना, ग्रुप 1 में था, बहुत टैलेंटेड, उसका भी गूगल पे नाम क्या रख लिया उसने पता है, क्या मैं पास हूं। तो माइकल पोर्टर ने बुक लिखी कैन जापान compete, stated that in Japan only domestic competitive firms were able to remain internationally competitive during economic slowdown। so जब इकोनॉमिक स्लोडाउन आया तो सिर्फ वही फर्म इंटरनेशनली सरवाइव कर पाई, जैसे टोयोटा। कौन सी फर्म इंटरनेशनली सरवाइव कर पाई, जो डोमेस्टिकली कॉम्पिटिटिव थी, मतलब जो जापान में क्या कर रही थी, जो फर्म जापान में कंपटीशन में अच्छा कर रही थी, कॉम्पिटिटिव थी, वही क्या कर पाई, इंटरनेशनली भी अच्छा कर पाई। कब, ड्यूरिंग द स्लो डाउन। उसके बाद इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किसके ऊपर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कंपटीशन लॉ एंड कंपटीशन पॉलिसी। बच्चों प्लीज हियर, कंपटीशन लॉ एंड कंपटीशन पॉलिसी, लिसन टू मी एवरीवन। बच्चों सबसे पहले मुझे बताइए, लॉ बड़ा है या पॉलिसी बड़ी है। मेरा सवाल आपसे यह है, लॉ बड़ा है या पॉलिसी बड़ी है। पक्का लॉ, तुम सब सीएस के स्टूडेंट हो इसलिए बोलोगे लॉ। मैं आपको बताता हूं, हर एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, लाइक एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पॉलिसीज। जैसे मोदी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कांग्रेस इज कंसीडर्ड एज पीपल फ्रेंडली। सुनिएगा ध्यान से, मैंने कांग्रेस के ऊपर, मैंने पॉलिटिक्स में बहुत रिसर्च किया है बच्चों, बहुत रिसर्च किया मैंने पॉलिटिक्स में, लाइक आई हैव रेड, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। सो कांग्रेस इज कंसीडर्ड टू बी पीपल फ्रेंडली while बीजेपी is considered as business friendly। बीजेपी को क्या मानते हैं, एंड कांग्रेस इज कंसीडर्ड एज, ये तब की बात है जब कांग्रेस के पास प्रिंसिपल्स हुआ करते थे, वैल्यूज हुआ करती थी, जब कांग्रेस में अच्छे नेता थे। अभी तो कांग्रेस के पास ना प्रिंसिपल है ना पॉलिसी है, कुछ नहीं है, कचड़े का डब्बा है बच्चों, ठीक है। बट बिलीव मी, एट वन टाइम कांग्रेस के ऊपर लोग ट्रस्ट करते थे कि कांग्रेस है ना तो देश को कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं सीरियसली, लाइक जो पुराने बीजेपी के लीडर्स हैं, इनफैक्ट वो कांग्रेस की इज्जत करते थे।
लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता थे यार कांग्रेस में, वल्लभ भाई पटेल, और राजीव गांधी भी अच्छे थे, नरसिम्हा राव, बहुत नरसिम्हा राव वाज वेरी ब्रिलियंट मैन। आज जो भी देश इतनी तरक्की कर रहा है उसका श्रेय नरसिम्हा राव को जाता है। मनमोहन सिंह, वन वाज ओके, टू वाज वेरी मच डिजास्टर। ठीक है, मनमोहन सिंह वाज अ गुड मैन, बट तुम अगर अच्छे आदमी हो लेकिन तुम्हारे नीचे गलत काम हो रहा है, तुम उनको रोक नहीं रहे हो, तो तुम भी खराबी हो। सो कांग्रेस इज कंसिडर्ड एज पीपल फ्रेंडली, व्हाइल बीजेपी इज कंसिडर्ड एज बिजनेस फ्रेंडली। अगर आज भी पेट्रोल का रेट अगर 500 रुपए होता, अगर पेट्रोल का रेट, अगर कांग्रेस आज की तारीख में सरकार में होती, तो पेट्रोल का रेट 80 रुपए लीटर के ऊपर नहीं होता। कितने रुपए के लीटर ऊपर नहीं होता? इंडियन ऑयल बैंकरप्ट हो जाती, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब बैंकरप्सी पे आ जाती, ये सब लॉस में चलती। ठीक है, देश में कोई डेवलपमेंट नहीं होता। जो तुम मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, रूट्स वगैरह दिखती, कुछ नहीं होता। बस तुमको एक ही मिलता कि पेट्रोल कितना होता, 80 रुपए लीटर। देश वही कचरे का डब्बा बना रहता, बट पेट्रोल गारंटीड 80 रुपए लीटर या 70 रुपए लीटर मिलता। और 80 रुपए लीटर भी होता ना, तो तुम्हारी जेब में इतने पैसे नहीं होते कि तुम 80 रुपए का पेट्रोल खरीद पाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एंड बीजेपी इज कंसिडर्ड एज बिजनेस फ्रेंड। वो कभी पेट्रोल का रेट कम नहीं करते। जो मार्केट डिटरमाइंड है, जो हमारे टैक्सेस हम लेंगे, और लेना बनता है। क्यों बनता है? 120 करोड़ के देश में, 130 करोड़ के देश में 12 करोड़ लोग टैक्स देते हैं साले, मतलब कम से कम 40 करोड़ लोग तो टैक्स पे ही नहीं कर रहे हैं। तो उनसे पैसा कैसे निकाले साले? पेट्रोल तो भराओगे ना, निकालो पैसा। इनडायरेक्ट टैक्स आप अवॉइड नहीं कर सकते ना। सो हर एक गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, हर एक सरकार की क्या होती है? अपनी पॉलिसी होती है। और उस पॉलिसी को उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्या करने के लिए? लॉ बनते हैं। इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मेक्स लॉ। सो कंपटीशन लॉ क्यों बना? गवर्नमेंट की एक कंपटीशन पॉलिसी थी। गवर्नमेंट की क्या थी? एक कंपटीशन पॉलिसी थी। पॉलिसी क्या थी? ऐसी प्रैक्टिसेस जो एंटी कॉम्पिटिटिव है। कौन सी प्रैक्टिसेस है? एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब जो प्रैक्टिसेस कंपटीशन को नुकसान पहुंचाती हैं, उन प्रैक्टिसेस को क्या किया जाए? रोका जाए। मार्केट में हेल्दी और फेयर, स्वस्थ और निष्पक्ष कंपटीशन को क्या किया जाए? प्रमोट किया जाए। भारत में एक बिजनेस फ्रेंडली वातावरण क्या किया जाए? ये पॉलिसी थी सरकार की 2002 में, जब ये लॉ बना। तो सरकार ने पहले क्या बनाई? पॉलिसी बनाई। सरकार ने पहले क्या बनाई? और पॉलिसी में उद्देश्य लिखे थे। क्या लिखे थे? और पॉलिसी में लिखे हुए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या बनाया गया? पॉलिसी में लिखे हुए उद्देश्यों को, ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए क्या बनाया गया? कंपटीशन एक्ट बनाया। और जब जब चेंजेस होंगे किसमें? जब जब पॉलिसीज में चेंजेस होंगे। किसमें चेंजेस होंगे? जब जब पॉलिसीज में चेंजेस होंगे, क्या ना, इसे कॉन्सिक्वेंट रिजल्टिंग चेंजेस कहां पे होंगे? रिजल्टिंग चेंजेस विल बी मेड इन द लॉ एज वेल। हाँ या ना बच्चों? सो व्हाट इज बिगर, पॉलिसी और लॉ? व्हाट इज बिगर, पॉलिसी और लॉ? पॉलिसी इज बिगर, राइट? सो पॉलिसी पहले बनती है, एंड देन उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनता है? लॉ। इज एवरीवन विथ मी? चलिए एक बार देखिए। Competition policy is the broad policy of the government which represent the intention of the government in the matters relating to competition. It is a broad policy. Broad policy मतलब detailed policy, विस्तार। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के हम पॉलिसी बनाते हैं, और पॉलिसी सरकार की नीयत बताती है कंपटीशन से रिलेटेड। In order to achieve the objective mentioned in competition policy, the government makes, कंपटीशन पॉलिसी में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है? कंपटीशन लॉ बनाती है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कंपटीशन पॉलिसी, इसके दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, टू प्रमोट हेल्दी एंड फेयर कंपटीशन अमंग्स द बिजनेस फर्म। पहली पॉलिसी पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्ट क्या है? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हेल्दी एंड फेयर कंपटीशन,
कंपटीशन प्रमोट किया जाए और रोका जाए, किसको रोका जाए, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोका जाए. In order to achieve the above objectives, the Competition Act 2002 was passed by Parliament. Whenever there are changes in competition policy, the required changes are made in competition law. Is that clear? चलिए बस करें बच्चों आज के लिए. चलिए विल रेस्ट फॉर द डे. ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज थैंक यू. कल सुपान सर नहीं है, टुमारो सुपान सर इज नॉट देयर. सो अपना जो क्लास होगा दैट वुड बी फ्रॉम सुबह रखना है, दोपहर को रखना है, चलो ठीक है. सो कल अपना क्लास अपन रखेंगे 8 से 11. विल हैव 3 आवर का लेक्चर एंड वी विल हैव 3 आवर का ओनली 1 लेक्चर. सिर्फ एसएलसीएम का लेक्चर होगा कल, 3 घंटे का लेक्चर होगा. ठीक है, चलिए. और कल का लेक्चर यूट्यूब पे नहीं होगा ऑनलाइन वाले बच्चों, तो आप लोग प्लीज अपने सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर जो भी हैं वो अपडेट करा लीजिएगा.